रात के लगभग 11 बज चुके थे। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर घर की बत्तियां एक एक करके बुझ चुकी थी, लेकिन श्याम प्रसाद के बड़े से मकान में आज फिर चीखों की आवाज़ गूंज रही थी। आंगन में रखी लोहे की बाल्टी जमीन पर गिर चुकी थी। रसोई से टूटे हुए बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। छोटी सी 8 साल की कनिका अपने कमरे के कोने में सहमी हुई बैठी कांप रही थी। उसकी माँ दीप्ति की दर्द भरी सिसकियां उसके मासूम दिल को चीर रही थी। उसके पिता अर्जुन गुस्से से आग बबूला होकर दीप्ति पर हाथ उठा रहे थे। हर वार के साथ दीप्ति की चीख निकलती, लेकिन घर के सबसे बड़े श्याम प्रसाद और उनकी पत्नी अनामिका अपने कमरे में दरवाजे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे। दोनों के चेहरों पर ना कोई डर था और ना ही कोई अफसोस, मानो ये सब उनके लिए रोज का तमाशा बन चुका था। दीप्ति बार बार हाथ जोड़कर कह रही थी, अर्जुन बस करिए, मैंने कोई गलती नहीं की, मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन अर्जुन की आंखों पर गुस्से का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ था कि उसे सिर्फ अपना क्रोध दिखाई दे रहा था। छोटी कनिका का दिल टूट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ को बचाए कौन। कांपते हुए हाथों से कनिका ने अपनी माँ का पुराना मोबाइल उठाया। उसके छोटे छोटे हाथ बार बार कांप रहे थे। आंसू उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। उसने जल्दी जल्दी अपनी मौसी रजनी का नंबर मिलाया। उधर फोन उठते ही रजनी की नींद खुल गई। उसने घबरा कर पूछा, कनिका इस समय फोन, सब ठीक तो है ना? इतना सुनते ही कनिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी आवाज़ इतनी कांप रही थी कि शब्द भी टूट रहे थे। मौसी जल्दी से आ जाओ, पापा मम्मी को बहुत मार रहे हैं। दादू और दादी भी कुछ नहीं कहते। प्लीज मौसी मेरी मम्मी को बचा लो। अगर आप नहीं आई तो पापा मम्मी को मार डालेंगे। ये सुनते ही रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना एक पल गवाए कहा, बेटा रोना मत, मैं आती हूँ। जब तक मैं पहुँचूँ तब तक अपनी मम्मी के पास ही रहना। फोन कटते ही रजनी की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बहन दीप्ति के साथ ऐसा क्या हो रहा है जो वो कभी किसी को बताती ही नहीं थी। उधर घर में अर्जुन का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने दीप्ति को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। दीप्ति के माथे से खून बहने लगा, लेकिन श्याम प्रसाद ने बस एक ठंडी सांस ली और बोले, बहुएं अगर ज्यादा बोलने लगे तो उन्हें उनकी औकात याद दिलानी पड़ती है। ये सुनकर दीप्ति की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उसे सबसे ज्यादा दर्द मार का नहीं, बल्कि उस घर की खामोशी का था जिसे उसने अपना परिवार समझा था। अनामिका भी बिना कुछ बोले अंदर चली गई। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कनिका अपनी माँ के सामने खड़ी होकर रोते हुए बोली, पापा मम्मी को मत मारो। लेकिन अर्जुन ने बेटी की ओर ध्यान ही नहीं दिया। उस मासूम की सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थी। करीब आधे घंटे बाद घर के बाहर एक कार आकर रुकी। रजनी लगभग दौड़ती हुई अंदर पहुंची। जैसे ही उसने अपनी बहन दीप्ति को खून से लथपथ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत दीप्ति को सहारा देकर उठाया और अर्जुन की ओर देखकर गुस्से से बोली, क्या यही मर्दानगी है, एक बेबस औरत पर हाथ उठाना? अर्जुन तमतमा कर बोला, ये मेरे घर का मामला है, बीच में आने की जरूरत नहीं। रजनी ने पहली बार अपनी बहन के लिए इतनी कड़ी आवाज में कहा, आज मैं बीच में जरूर आऊंगी, क्योंकि मेरी बहन कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम जब चाहो तोड़ दो। लेकिन तभी श्याम प्रसाद आगे आए और कठोर स्वर में बोले, रजनी अपनी हद में रहो, ये हमारा पारिवारिक मामला है। रजनी ने उनकी ओर देखा। उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर इतने सीधे साधे दिखने वाले श्याम प्रसाद और अनामिका अपनी बहू के साथ हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों हैं? क्या उन्हें अपनी बहू का दर्द दिखाई नहीं देता, या फिर इस खामोशी के पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिससे अभी तक सब अनजान है? दीप्ति ने कांपते हुए रजनी का हाथ पकड़ लिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, दीदी प्लीज अभी कुछ मत कहो, नहीं तो सब और भी बुरा हो जाएगा।
रजनी चौंक गई। जिस बहन को वो बचाने आई थी वही उसे चुप रहने के लिए कह रही थी। उसकी आंखों में डर ऐसा था जैसे वो किसी बहुत बड़े सच को छिपा रही हो। रजनी ने दीप्ति की आंखों में झांका तो उसे साफ महसूस हुआ कि ये सिर्फ घरेलू झगड़ा नहीं है। इस घर की दीवारों के पीछे कोई ऐसा भयानक रहस्य छिपा है जिसकी वजह से दीप्ति सालों से सब कुछ सहती चली आ रही है। उसी समय कनिका धीरे से रजनी के कान में फुसफुसाई, मौसी मम्मी हर रात रोती हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती। मैंने एक बार मम्मी को कहते सुना था कि अगर सच बाहर आ गया तो सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सुनते ही रजनी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस घर के उस छिपे हुए सच को दुनिया के सामने लाकर रहेगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस सच्चाई की तलाश वो शुरू करने जा रही है वही आने वाले दिनों में पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। रात धीरे धीरे बीत गई लेकिन उस घर में किसी की आंखों में नींद नहीं थी। दीप्ति के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और वो दर्द से कराहते हुए कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठी थी। छोटी कनिका अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोते रोते सो गई, जबकि रजनी पूरी रात जागती रही। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था जब अर्जुन ने सबके सामने दीप्ति पर हाथ उठाया था और श्याम प्रसाद व अनामिका बिल्कुल शांत खड़े तमाशा देखते रहे थे। रजनी जितना सोचती उतना ही उलझती चली जाती। उसे अपनी बहन अच्छी तरह याद थी। बचपन से दीप्ति कभी झूठ नहीं बोलती थी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती थी। फिर आखिर वो किस मजबूरी में इतने सालों से ये सब सह रही थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो रजनी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो बिना सच्चाई जाने इस घर से नहीं जाएगी, चाहे उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़े। वो अपनी बहन के आंसुओं का कारण जानकर ही रहेगी। सुबह पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी। श्याम प्रसाद हमेशा की तरह अखबार पढ़ रहे थे, अनामिका रसोई में चाय बना रही थी और अर्जुन बिना किसी पछतावे के नाश्ता कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो। रजनी ये सब देखकर भीतर ही भीतर जल रही थी। तभी उसकी नज़र घर के पिछले हिस्से पर पड़ी जहाँ पर एक पुराना कमरा था। कमरे के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था और उसके सामने धूल जमी हुई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि ताले पर धूल बिल्कुल नहीं थी, जैसे उसे रोज छुआ जाता हो। रजनी ने सहज भाव से पूछा, इस कमरे में क्या है? इतना सुनते ही श्याम प्रसाद के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, वहाँ कोई नहीं जाता, वो कमरा सालों से बंद है। अनामिका भी तुरंत बोल उठी, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। दोनों की घबराहट देखकर रजनी को यकीन हो गया कि इसी बंद कमरे में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे ये परिवार हर हाल में दुनिया से छिपाना चाहता है। दोपहर में अर्जुन काम पर चला गया। श्याम प्रसाद भी किसी जरूरी काम से बाहर निकल गए। अनामिका रसोई में थी। मौका देखकर रजनी धीरे से दीप्ति के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर बोली, अब मुझे सच बता दे, आखिर इस घर में ऐसा क्या है जिसके डर से तू हर रोज मर रही है? दीप्ति की आंखें भर आई। उसने चारों तरफ डरते हुए देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, दीदी मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने सच बता दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। रजनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अनर्थ तो पहले ही हो रहा है। रोज तेरी इज्जत, तेरी जिंदगी और तेरी बेटी का बचपन खत्म हो रहा है। इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा? दीप्ति कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक अनामिका जी की तेज आवाज आई, दीप्ति कहाँ हो? दीप्ति डरकर तुरंत चुप हो गई। उसके चेहरे पर ऐसा भय था जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हो। शाम ढलने लगी। कनिका खेलते खेलते घर के पीछे चली गई। वहाँ वही बंद कमरा था। अचानक उसे अंदर से किसी चीज के गिरने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वो घबरा गई। उसने दरवाजे से कान लगाया तो ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में रो रहा हो। कनिका डर कर भागती हुई रजनी के पास पहुंची और बोली,
मौसी, उस बंद कमरे में कोई है। मैंने रोने की आवाज़ सुनी है। रजनी पहले तो चौंकी, लेकिन फिर उसने सोचा शायद बच्ची का भ्रम हो। फिर भी उसके मन में शक और गहरा हो गया। रात होने तक वो बार बार उस कमरे की तरफ देखती रही। आधी रात के करीब अचानक रजनी की नींद खुल गई। उसे आंगन में किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने धीरे से खिड़की से बाहर झांका। सामने का दृश्य देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। श्याम प्रसाद हाथ में चाबी लिए उसी बंद कमरे की तरफ जा रहे थे। उनके पीछे अनामिका भी थी। दोनों ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से ताला खोला और कमरे के अंदर चले गए। कुछ देर बाद कमरे के भीतर से किसी के दबे दबे रोने की आवाज आई। रजनी की रूह कांप उठी। उसने तुरंत चुपचाप उनका पीछा करने का फैसला किया। वो नंगे पांव धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंची। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था, उसमें एक छोटी सी दरार रह गई थी। रजनी ने कांपते हुए उस दरार के अंदर झांका। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं, सांसें थम गई और उसके मुंह से बिना आवाज के सिर्फ एक शब्द निकला, ये कैसे हो सकता है। कमरे के अंदर जो उसने देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया ही हिला दी। लेकिन उसी क्षण पीछे से किसी ने उसके कंधे पर जोर से हाथ रख दिया। रजनी घबरा कर पलटी। सामने अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, रजनी, जितना देखना था उतना देख लिया, अब अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। अर्जुन की वो डरावनी मुस्कान देखकर रजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। वो समझ चुकी थी कि इस घर में जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ है। उसने धीरे से अर्जुन की ओर देखा और बोली, मैं अपनी बहन से मिलने आई हूँ, किसी का घर उजाड़ने नहीं। लेकिन अगर किसी की जिंदगी उजड़ रही होगी तो मैं चुप भी नहीं बैठूंगी। अर्जुन कुछ पल तक उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वो अभी सब कुछ खत्म कर देगा। मगर तभी पीछे से श्याम प्रसाद की आवाज आई, अर्जुन, इसे जाने दो, अभी समय नहीं आया है। ये सुनकर अर्जुन ने रजनी का हाथ झटके से छोड़ दिया। रजनी धीरे धीरे अपने कमरे की ओर लौट गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नाम नहीं था। उस दरार से उसने जो देखा था वो कोई साधारण बात नहीं थी। उसे साफ दिखाई दिया कि बंद कमरे के भीतर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके हाथ कांप रहे थे, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो किसी कैदी की तरह उस कमरे में बंद थी, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रही थी, दीप्ति बेटी, मुझे माफ कर देना। रजनी का दिल बार बार उसी आवाज में उलझ रहा था। आखिर वो बूढ़ी औरत कौन थी? उसका दीप्ति से क्या रिश्ता था? और अगर वो कोई अपराधी थी तो उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय इतने वर्षों से घर के अंदर बंद क्यों रखा गया था? वो इन सवालों का जवाब जितना सोचती उतना ही रहस्य और गहरा होता जा रहा था। अगली सुबह दीप्ति हमेशा की तरह सबसे पहले उठी। उसके शरीर पर पड़े नीले निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसने किसी से एक शब्द नहीं कहा। वो चुपचाप पूरे घर का काम करने लगी। कभी रसोई में खाना बनाती, कभी आंगन साफ करती, कभी अनामिका के लिए दवा लाती, तो कभी श्याम प्रसाद के कपड़े प्रेस करती। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वो इस घर की बहू नहीं बल्कि बिना वेतन की कोई नौकरानी हो। रजनी ये सब देख रही थी। उसके अंदर का गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा था। उसने कई बार चाहा कि सबके सामने सच पूछ ले, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तभी छोटी कनिका धीरे से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, मौसी, मम्मी पहले बहुत हंसती थी, मुझे कहानियाँ सुनाती थी, मेरे साथ खेलती थी। लेकिन एक दिन पापा और दादू उस बंद कमरे से बाहर आए थे। उसके बाद से मम्मी कभी पहले जैसी नहीं रही। उस दिन मैंने मम्मी को पहली बार बहुत जोर जोर से रोते देखा था। तब से मम्मी हर रात भगवान से सिर्फ एक ही बात कहती हैं
हे भगवान, मेरी बेटी को इस सच्चाई से हमेशा दूर रखना। मौसी, मेरी मम्मी किस बात से इतना डरती हैं? कनिका का ये मासूम सवाल सुनकर रजनी की आंखें भर आई। उसने बच्ची को गले से लगा लिया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उस बंद कमरे और दीप्ति की चुप्पी का एक दूसरे से गहरा संबंध है। दोपहर का समय था। अनामिका मंदिर गई हुई थी और अर्जुन भी घर पर नहीं था। श्याम प्रसाद अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रजनी को लगा कि यही सही मौका है। वो धीरे धीरे घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंची। बंद कमरे का ताला इस बार खुला हुआ था, लेकिन दरवाजा भीतर से बंद था। उसने बहुत धीरे से आवाज लगाई, अंदर कौन है? डरो मत, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। कुछ क्षण तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अंदर से कांपती हुई आवाज सुनाई दी, बेटी यहाँ से चली जा। अगर उन्होंने तुझे मेरे पास देख लिया तो तेरी जिंदगी भी बर्बाद कर देंगे। रजनी की धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, आप कौन हैं? दीप्ति को कैसे जानती हैं? कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर वही टूटी हुई आवाज आई, मैं दीप्ति की सबसे बड़ी दुश्मन भी हूँ और सबसे बड़ा सहारा भी। मेरी एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन सच बताने का अधिकार सिर्फ दीप्ति को है। मैं नहीं बता सकती। ये सुनकर रजनी की उलझन और बढ़ गई। एक इंसान एक साथ किसी का दुश्मन और सहारा कैसे हो सकता है? वो कुछ और पूछती, इससे पहले ही अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। रजनी तुरंत वहां से हट गई। अगले ही पल श्याम प्रसाद वहां पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ शक भरी निगाहों से देखा और फिर दरवाजे पर दोबारा भारी ताला लगा दिया। जाते जाते उन्होंने कमरे के अंदर कठोर आवाज में कहा, याद रखना, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो सबसे पहले दीप्ति की जिंदगी खत्म होगी। ये सुनकर रजनी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। घर के सभी लोग अपने कमरों में थे। तभी अचानक कनिका की नींद खुल गई। उसे अपनी माँ कमरे में दिखाई नहीं दी। वो घबराकर बाहर निकली तो उसने देखा कि दीप्ति अकेले भीगती हुई आंगन में खड़ी थी। भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। वो बार बार कह रही थी, हे भगवान, अब मुझसे नहीं सहा जाता। अगर मेरी चुप्पी से मेरा परिवार बच रहा है तो मैं आखिरी सांस तक चुप रहूंगी, लेकिन मेरी बेटी को वही दर्द मत देना जो मैंने सहा है। ये सुनकर कनिका भी रोने लगी और दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। तभी रजनी भी वहां पहुंच गई। उसने पहली बार अपनी बहन को इतनी बुरी तरह टूटते हुए देखा। उसने दीप्ति के दोनों हाथ पकड़ लिए और दृढ़ आवाज में कहा, बस बहुत हो गया। आज नहीं तो कल ये सच बाहर आएगा। चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगी। मैं तुझे अब और मरते हुए नहीं देख सकती। दीप्ति ने आंसुओं भरी आंखों से अपनी बहन की ओर देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने बहुत मुश्किल से कहा, दीदी, अगर मैंने सच बता दिया तो इस घर का कोई रिश्ता जिंदा नहीं बचेगा। और जिस इंसान को मैं आज तक सबसे बड़ा अपराधी समझती रही, शायद असली अपराधी वो है ही नहीं। दीप्ति के मुंह से निकले ये शब्द सुनकर रजनी स्तब्ध रह गई। उसके मन में एक साथ कई सवाल उठने लगे। क्या अर्जुन सचमुच इस कहानी का सबसे बड़ा दोषी नहीं था? क्या श्याम प्रसाद और अनामिका किसी और की गलती छिपा रहे थे? या फिर इतने वर्षों से पूरा परिवार किसी ऐसे झूठ के सहारे जी रहा था जिसने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी? उसी समय घर के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। आधी रात के उस सन्नाटे में कोई अजनबी धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी और चेहरे पर वर्षों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और जैसे ही श्याम प्रसाद ने दरवाजा खोला, वो व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, मैं 20 साल पुराना हिसाब बराबर करने आया हूँ। अब सच छिप नहीं पाएगा। ये सुनते ही श्याम प्रसाद के हाथ से दरवाजे की कुंडी छूट गई। अनामिका के चेहरे का रंग उड़ गया और दीप्ति की आंखों से आंसू बहते बहते अचानक थम गए। श्याम प्रसाद ने उसे देखते ही एक कदम पीछे हटा लिया।
अनामिका के हाथ कांपने लगे। अर्जुन भी अपने कमरे से बाहर आ गया। दीप्ति और रजनी दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। कनिका अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। वो आदमी भारी आवाज में बोला, श्याम प्रसाद, मुझे पहचान लिया ना? शायद तुमने सोचा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। 20 साल तक मैंने इंतजार किया क्योंकि मुझे सबूत चाहिए थे। आज मेरे पास हर सवाल का जवाब भी है और हर झूठ का प्रमाण भी। अब फैसला तुम्हें करना है कि सच अपने मुंह से बताओगे या मैं पूरी कहानी दुनिया को बता दूं। श्याम प्रसाद के होंठ सूख गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम अभी तक जिंदा हो? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में वर्षों का दर्द था। उसने कहा, हाँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी तुमने बर्बाद की वे आज तक जीते जी मर रहे हैं। उस आदमी का नाम महेश था। वो कभी श्याम प्रसाद का सबसे भरोसेमंद दोस्त हुआ करता था। रजनी और दीप्ति पहली बार उसका नाम सुन रही थी। महेश ने बिना किसी भूमिका के फाइल खोलकर पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और एक अस्पताल की रिपोर्ट सबके सामने रख दी। उसने कहा, 20 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने कई जिंदगियां बदल दी। उस दिन अगर तुम सच बोल देते तो आज ये घर नफरत का घर नहीं बनता, लेकिन तुमने अपने परिवार की झूठी इज्जत बचाने के लिए एक निर्दोष इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। महेश की बात सुनकर अर्जुन गुस्से से चिल्लाया, बस करो, मुझे इन पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं। लेकिन महेश ने उसकी तरफ देखकर शांत स्वर में कहा, तुझे मतलब नहीं क्योंकि तुझे कभी सच बताया ही नहीं गया। तू भी उतना ही बड़ा शिकार है जितनी दीप्ति। ये सुनकर अर्जुन पहली बार चुप हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। उसे महसूस हुआ कि शायद वो जिस सच को अपनी पूरी जिंदगी सच मानता रहा वो सच था ही नहीं। दीप्ति अब तक अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने कांपते हुए पूछा, कौन सा सच? आखिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि शादी के बाद से हर दिन मुझे सजा मिलती रही? महेश ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें भर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, अपराध तेरा कभी था ही नहीं। तू तो उस झूठ की कीमत चुका रही थी जो तेरे इस परिवार ने 20 साल पहले बोला था। जिस दिन तेरी शादी अर्जुन से हुई उसी दिन मुझे लगा था कि शायद अब सच बता देना चाहिए, लेकिन श्याम प्रसाद ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो उनका परिवार बिखर जाएगा। मैंने उनकी बात मान ली। आज मुझे सबसे ज़्यादा पछतावा इसी बात का है। अगर मैं उसी दिन सच बोल देता तो शायद आज तू इस हालत में ना होती। ये सुनकर रजनी की आंखों में गुस्से के आंसू आ गए। उसने श्याम प्रसाद की ओर देखकर कहा, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? एक बेगुनाह लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और इतने साल तक उसे ही दोषी बनाकर रखा। लेकिन श्याम प्रसाद की आंखें झुकी हुई थी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। इतने में अचानक बंद कमरे के अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। वो बूढ़ी औरत चीख रही थी, अब और मत छिपाओ, मुझे बाहर निकालो। मेरी वजह से एक बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। भगवान के लिए अब सच बोल दो। उसकी आवाज़ सुनकर कनिका डर गई। महेश तुरंत उस कमरे की ओर बढ़ा। उसने श्याम प्रसाद से चाबी मांगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। तभी रजनी ने गुस्से में पास रखा लोहे का सरिया उठाया और पूरे जोर से ताले पर मार दिया। पहली चोट में ताला नहीं टूटा, दूसरी चोट में भी नहीं टूटा। तीसरी बार उसने पूरी ताकत से वार किया और भारी ताला टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा खुलते ही वर्षों से बंद कमरे की सीलन भरी हवा बाहर निकली। अंदर वही बूढ़ी औरत कांपते हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने दीप्ति को देखा वो उसके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। वो बार बार कह रही थी, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मैं चाह कर भी सच नहीं बोल सकी। मेरी कायरता की सज़ा तूने भुगती। मैं ही इस पूरे दर्द की सबसे बड़ी वजह हूँ। दीप्ति कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने उसे उठाने की कोशिश की
लेकिन वो औरत लगातार रोती रही। पूरे घर में ऐसा माहौल था मानो वर्षों से दबा हुआ दर्द एक साथ बाहर निकल आया हो। तभी महेश ने कांपते हुए फाइल में से आखिरी दस्तावेज निकाला। उसने कहा, इस कागज में उस रात की पूरी सच्चाई लिखी है। इसे पढ़ने के बाद इस घर का कोई भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। अर्जुन, जिस इंसान से तू सबसे ज्यादा नफरत करता रहा, असली अपराधी वो कभी था ही नहीं, और जिस पर तूने आंख बंद करके भरोसा किया, उसी ने तेरी पूरी जिंदगी झूठ के सहारे खड़ी की। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे वो कागज अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसकी नज़र पहली पंक्ति पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे और उसके हाथ से पूरा कागज नीचे गिर गया। अगले ही पल वो लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गया और कांपती आवाज में सिर्फ इतना कह सका, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने इतने वर्षों तक जिस इंसान को दोषी समझा, वो तो पूरी तरह निर्दोष था। आखिर मेरे अपने ही मुझे इतना बड़ा झूठ क्यों बताते रहे। वो एक पल में बिखर चुका था। उसने कांपते हुए फिर से कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि 20 वर्ष पहले श्याम प्रसाद के छोटे भाई के परिवार के साथ दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई और एक मासूम बच्ची अनाथ हो गई। उस हादसे के बाद लालच, डर और झूठ ने मिलकर ऐसा जाल बुना कि एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगा दिया गया। उसी झूठ के सहारे पूरे परिवार ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। वर्षों तक उस सच को दबा कर रखा गया। उसी घटना की गवाह वो बूढ़ी महिला थी, जिसे अपने ही अपराध बोध के कारण इस घर के बंद कमरे में छिपा कर रखा गया था, ताकि वो सच किसी के सामने ना बोल सके। सबसे बड़ा झटका अर्जुन को तब लगा जब उसे पता चला कि दीप्ति का उस घटना से कोई संबंध नहीं था। फिर भी शादी के बाद उसे बार बार ये कहकर अपमानित किया गया कि वो अशुभ है, उसी की वजह से परिवार पर दुख आया है। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने बिना सच जाने अपनी पत्नी को हर दिन सजा दी। उसने उसके आत्मसम्मान को कुचला, उसके विश्वास को तोड़ा और उसकी आंखों से मुस्कान छीन ली। उसके सामने दीप्ति के चेहरे पर पड़े हर घाव, हर आंसू और हर दर्द की तस्वीरें घूमने लगी। उसे लगने लगा कि वो अपनी ही नज़रों में सबसे छोटा इंसान बन चुका है। दीप्ति चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उनमें शिकायत से ज़्यादा थकान थी। वर्षों तक वो ये सोचकर सब सहती रही कि यदि सच सामने आया तो वह परिवार टूट जाएगा। उसने अपने मायके तक कुछ नहीं बताया। उसने अपनी बेटी के भविष्य के लिए, अपने विवाह को बचाने के लिए और बुजुर्गों की इज्जत के लिए वो हर अपमान सहती रही। लेकिन आज जब सच्चाई सबके सामने थी, तब उसके भीतर बचा हुआ धैर्य भी टूट चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी इस घर से धन नहीं मांगा, सिर्फ सम्मान मांगा था। मैंने कभी बड़े कपड़े या गहने नहीं मांगे, बस 2 मीठे शब्द मांगे थे। मैं हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि एक दिन मेरे पति मेरी आंखों में देखकर पूछे कि मैं सच में कैसी हूँ। लेकिन हर सुबह मुझे दोष मिला, हर रात मुझे आंसू मिले। मेरी बेटी ने बचपन में माँ की हंसी नहीं देखी, सिर्फ उसकी चीखें सुनी। क्या यही परिवार होता है? क्या यही रिश्ते होते हैं? उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। श्याम प्रसाद और अनामिका सिर झुकाए खड़े थे। उनके पास अपने किए का कोई उत्तर नहीं था। उनके झूठ ने केवल एक बहू की जिंदगी नहीं, बल्कि अपने बेटे, अपनी पोती और पूरे परिवार का सुख छीन लिया था। उसी समय रजनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। उसने अर्जुन के सामने खड़े होकर कहा, आज तक मैं अपनी बहन के लिए चुप रही, क्योंकि वो हमेशा इस घर को बचाने की बात करती रही। लेकिन आज मैं सिर्फ एक बहन नहीं, हर उस औरत की आवाज़ बनकर खड़ी हूँ जिसे बिना गलती के अपमान सहना पड़ता है। इतना कहकर उसने अर्जुन के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। वो तमाचा केवल अर्जुन के चेहरे पर नहीं पड़ा था, बल्कि उस सोच पर पड़ा था जो बिना सच जाने
किसी बेटी बहू या पत्नी को दोषी ठहरा देती है। रजनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, ये तमाचा तेरे चेहरे पर नहीं, तेरे अहंकार पर है। ये उन हर आंसुओं का जवाब है जो मेरी बहन ने चुपचाप बहाए। ये उस हर रात का जवाब है जब मेरी भांजी अपनी माँ को बचाने के लिए रोती रही। अगर तू सच जानने की कोशिश करता, अगर तू एक बार अपनी पत्नी की बात सुन लेता, तो आज ये दिन कभी नहीं आता। अर्जुन सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसने ना कोई विरोध किया, ना ही कोई सफाई दी। उसे महसूस हो चुका था कि वो इस तमाचे का हकदार था। कुछ क्षण के बाद अर्जुन धीरे धीरे दीप्ति के पास गया। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हुए उसके पैरों को पकड़ लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, दीप्ति, मुझे माफ़ कर दो। मैं पति कहलाने के लायक नहीं था। मैंने तुम्हारे विश्वास की हत्या की है। मैंने अपनी बेटी का बचपन छीन लिया। मैंने अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ दिया। अगर तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। ये सुनकर छोटी कनिका दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। वो रोते हुए बोली, मम्मी, अब पापा आपको कभी नहीं मारेंगे ना? अब हमारा घर अच्छा हो जाएगा ना? उस मासूम सवाल ने वहाँ मौजूद हर इंसान का दिल तोड़ दिया। अर्जुन ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा, आज के बाद तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी तुम्हारी माँ का विश्वास वापस जीतने में लगा दूंगा। श्याम प्रसाद और अनामिका भी दीप्ति के सामने आकर खड़े हो गए। दोनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। श्याम प्रसाद ने कांपते हुए कहा, बेटी, हमने परिवार बचाने के नाम पर सबसे बड़ा पाप किया। सच छिपाकर हमने अपने ही घर को नरक बना दिया। हमें लगा था कि झूठ से इज्जत बच जाएगी, लेकिन झूठ ने हमसे हमारा ही परिवार छीन लिया। अगर संभव हो तो हमें माफ़ कर देना। अनामिका ने दीप्ति का हाथ पकड़ लिया और पहली बार उसे अपनी बहू नहीं, बेटी कहकर पुकारा। उन्होंने कहा, जिस बेटी को हमें गले लगाना चाहिए था, उसी को हमने अकेला छोड़ दिया। हम जीवन भर इस अपराध बोध के साथ जिएंगे। दीप्ति की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने किसी को दोष नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा, क्षमा करना आसान है, विश्वास लौटाना बहुत कठिन। रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से जुड़ते हैं। अगर सच में पश्चाताप है तो अब इस घर में कभी किसी औरत की आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। समय धीरे धीरे बीतता गया। उस घर में पहली बार चीखों की जगह हंसी सुनाई देने लगी। अर्जुन ने अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया। उसने दीप्ति का सम्मान करना सीखा, उसकी बात सुनना सीखा और हर निर्णय में उसे बराबरी का अधिकार दिया। श्याम प्रसाद और अनामिका ने भी अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल स्वीकार की। कनिका फिर से मुस्कुराने लगी। उसे अब रात में डरकर किसी को फ़ोन नहीं करना पड़ता था। रजनी जब भी अपनी बहन के घर आती, उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सुकून दिखाई देता। उस दिन का मौसी का तमाचा केवल एक थप्पड़ नहीं था, बल्कि अन्याय, झूठ और अत्याचार के खिलाफ उठी वो आवाज़ था जिसने एक टूटते हुए परिवार को सच का आईना दिखा दिया। उस तमाचे ने सबको ये सिखा दिया कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव डर नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और सच होता है। जहाँ सच छिपाया जाता है वहाँ घर महल होकर भी उजड़ जाते हैं, लेकिन जहाँ सच स्वीकार किया जाता है वही टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जीना सीख लेते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।